हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं सभी रेलवे छात्रों के लिए यूथ बुक से महा रिवीजन बैच, जिसमें हम सामान्य विज्ञान के संपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि ये सभी रेलवे के छात्रों के लिए रामबाण साबित होगा, जैसे कि आरआरबी एलपी फेज 2, आरआरबी ग्रुप डी, साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी। तो चलिए, आज का हमारा ये क्लास नंबर 10वां होने जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी वस्तु को एक 2.0 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच का सही संबंध क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि P = 1/f होता है। वही बात करें तो हमारा जो SI यूनिट होता है लेंस का, वो डायोप्टर में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के किस पर होता है तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब ये F1 और O के मध्य होता है तब प्रतिबिंब अवर्धित, आभासी और सीधा बनता है। वही बात करें तो इसमें हमारा F फोकस है और O हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकलती है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है वो क्या कहलाता है? तो वो लेंस हमारा अवतल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस के किससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है? तो जब ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो किरण बिना किसी विचलन के कारण निकल जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 की स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? तो उस समय छवि का आकार पूर्वोत्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस की शक्ति इसकी किसके व्युत्क्रमापाती होती है? तो ये फोकस दूरी की व्युत्क्रमापाती होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस की नाभ की लंबाई कैसी होती है? तो ये सदैव ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब वस्तु को किस पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो जब हम वस्तु को फोकस बिंदु पर रखेंगे तब हमारा अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पे, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फोकल लेंस या नाभिकीय लंबाई कहते हैं, यानी कि नाभीय लंबाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है तो यह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तो यह उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए हमें 2f1 पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां से निकलेगी? तो ये बिना किसी विचलन के निकलती है। ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु अपसारी लेंस का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जब निकट दृष्टि दोष पीड़ित लोगों में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि
यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं अच्छे से रूप से नहीं दिखाई देती है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं और उसे हम अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम मायोपिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हाइपरमेट्रोपिया नामक पीड़ित लोगों के लिए ठीक करने हेतु। चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट लेंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि किस लेंस का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है। तो चलिए यहाँ दिया है कि हाइपरमेट्रोपिया, तो दूर दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला दिया है मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रेस बायोपिया, यानी कि जरा दृष्टि दोष के लिए हम द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा अबिंदुकता, यानी कि दृष्टि वैषम्य के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हम निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, दूर दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम दूर दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। मानव आंख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये पीला अंडाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश आंखों में किससे प्रवेश करता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश हमारी आंखों में कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इस वजह से ले सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा दक्षता के लिए हम ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो माइक्रोस्कोप में सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पेरिस्कोप में हम साधारण शीशा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश किसके रंगों की पट्टियों में विभाजित होती है? तो ये 7 रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण होता है। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को मान क्या कहते हैं? इसे हम तो इसे हम विचलन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो उसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग का प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? तो पीले रंग में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा केवल, यानी कि लाल रंग घटक का अपवर्तनांक सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश पर क्या असर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो वर्ण विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरज की रोशनी उसके संघटक रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूरज की रोशनी को प्रिज्म विभाजित कई रंगों में ये कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रिज्म
उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर बितर कर देता है, यानी कि उसका फैलाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णक्रम क्रम यानी कि स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बैगनी और लाल रंग ये दोनों मिलकर ही निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की बूंदों से क्या होकर इंद्रधनुष बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित हमारा लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य उच्चतम होता है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हमारा लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसका परिक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी लाल रंग होता है सबसे कम विचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन करना ही हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने के हेतु करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि संकुचन प्रभाव ये विद्युत के प्रभाव से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज बटा में समय यानी कि Q अपॉन में T ये किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक धारा के बराबर होता है, यानी कि करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स कूलॉम के द्वारा दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूरी के वर्ग के साथ घटता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है श्रेणी परिपथ किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सजावटी लाइटों का एक ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किस रूप में हानियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा के रूप में उसमें हानियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लघुपथित परिपथ में धारा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे दिए हैं। पहला ए ऑप्शन है कि यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, और दूसरा ये है कि यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ही हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन हमारा दिया है, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर उस पर क्या असर पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो गल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें यानी कि झालरें किसका ये उदाहरण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें तांबा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरेख क्या प्रदर्शित करता है? तो आरेख इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, खुले में परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति को ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ यानी कि सर्किट में कुल धारा कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परिपथ में जो कुल धारा होगा वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नीला रंग हमारा ये न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। तो चलिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है कि तारों का रंग दिया है एक साइड और एक साइड उनका प्रयोग दिया है। तो लाल रंग हमारा ये विद्युतमय होता है जिसमें इलेक्ट्रिक पास होता है, नीला काला रंग उदासीन होता है और हरा रंग हमारा भूतार यानी कि अर्थन वॉर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत परिपथ में कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल बैटरी और प्लग कुंजी सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें तो ये श्रेणी और समांतर क्रम दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दृष्ट धारा का अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो इसे हम विद्युत बल्ब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखलाओं में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान कितना होता है? तो उस समय करंट एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग की जाती है? तो उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विभवांतर उत्पन्न करने हेतु विद्युत परिपथ में हम बैटरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति की हानि होती है? तो एसी परिपथ में जो शक्ति की हानि होती है वो केवल प्रतिरोध के कारण होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी धारा का मान एक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग होता है? तो श्रेणी क्रम एक ऐसा परिपथ होता है ये जिसमें विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है, लंबी रेखा इसके किसके टर्मिनल को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो लंबी रेखा होती है वो धनात्मक टर्मिनल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पे, विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो उसे हम फ्यूज कहते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा, दिए गए चित्र में संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रियो स्टेट का यहाँ पे संकेत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उक्त प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक वोल्ट मीटर का ये प्रतीक यहाँ पे बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यूथ बुक से सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन का रिवीजन किया। अगर आपको इस पीडी बुक का वंदे भारत सीरीज देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी मैं इसका क्लास करवा चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही साथ हमारे स्क्रीन पे स्कैनर शो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।